पार्लियामेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट पे ही आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक आप लोकसभा और राज्यसभा, अगर लोकसभा और राज्यसभा को देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। बहुत से क्वेश्चंस जो पहले सालों में आए हैं उसको भी हम अपने लेक्चर में डाल दें ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे एज। अगर एज को आप देखें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए जो है राज्यसभा 30 इयर्स, और अगर इसको हम देखें लोकसभा के लिए तो ये है 25 इयर्स। तो अगर लोकसभा राज्यसभा को मिला के सवाल आता है तो इन दीज एस्पेक्ट्स पे आप तैयार रहे समझने के लिए कि कैसे यह होते हैं। अगर आप आर्टिकल 84 में आप देखिए, आप संविधान को, यह फर्क आपको साफ साफ मिल जाएगा कि राज्यसभा की मेंबरशिप की अर्हता में किस तरह का फर्क है। दूसरा, जो राज्यसभा और लोकसभा की मेंबरशिप है, उसके बाद एक आता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड अब तीसरा है सेशन रिजोल्यूशन। तीन चार महत्वपूर्ण शब्द है, उस समझने की कोशिश करिए। ये शब्द अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं। रिसेस, सेशन, अब इसको देखते हैं रिसेस, सेशन, यह डिफिनीशन पार्ट है जो आपको अक्सर सवालों में दिख जाता है। रिसेस, रिजोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट। अब इनके आपस के संबंधों को समझना बहुत आवश्यक है। जो पार्लियामेंट का एक पूरा सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को देखें, इफ यू रीड आर्टिकल 85 तो प्रेसिडेंट क्या करता है? समन करता है। समन, तो पार्लियामेंट को समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो सवाल क्या बना कि पार्लियामेंट को समन कौन करता है? अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट क्या करता है? पार्लियामेंट के सेशन को समन करता है, जो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट का है। और दोनों पार्लियामेंट के बीच में एक सेशन, वन सेशन एंड अनदर सेशन, दोनों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का फर्क नहीं हो सकता है। तो अगला सवाल क्या हो गया कि पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच कितना समय सीमा का फर्क होता है? तो पार्लियामेंट के एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ्स का फर्क होता है। तो पार्लियामेंट का पहला सेशन और दूसरे सेशन के बीच को क्या बोलते हैं? रिसेस। लिसन अगेन केयरफुली कि पार्लियामेंट का एक सेशन और पार्लियामेंट का दूसरा सेशन, इन दोनों सेशनों के बीच के समय को बोलते हैं रिसेस। तो एक सेशन इज द पीरियड। अब सेशन क्या है? व्हाट इज द सेशन एंड व्हाट इज द रिसेस? हम इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। ए सेशन इज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। जब फर्स्ट मीटिंग पार्लियामेंट की होती है, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग पार्लियामेंट के होने के बाद जो पार्लियामेंट का प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन होता है, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, हिंदी बोलेंगे सत्रावसान,
भी हो जाए। तो जब प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को समन किया, प्रेसिडेंट ने सारा पार्लियामेंट के सत्र को बुलाया, जैसे आपका बजट सत्र आरंभ हुआ तो पार्लियामेंट का बजट सत्र प्रेसिडेंट ने बुलाया, तो जो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, उस फर्स्ट मीटिंग से लेके जब उसका सत्रावसान हुआ, और कई बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर दिया जाता है, तो इन दोनों के बीच के जो समय है, ये पूरा समय सेशन या सत्र कहलाता है। क्लियर? सत्र क्या होता है? सवाल हिंदी में क्या है? सत्र क्या होता है? व्हाट इज सेशन? क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? Who has some difficulty to understand this? And what is the prorogation? Come on the next one. What is the prorogation? अब आपने सत्र को बुलाया, तो जो प्रोरोगेशन हुआ और रीअसेंबली हुआ, अब यहां पे ये सत्रावसान हुआ, तो प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली, जब सत्र दोबारा मिला, इसके बीच के समय होते हैं रिसेस, और इसी समय में ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति इशू कर सकता है। इसी समय में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अगला सवाल आप फिर से देखिए, व्हेन प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, ए when there is a session of the parliament, B when there is a recess in the parliament, C he can issue in the session as well as at the time of recess, D he can issue only at the time of recess। तो व्हाट आंसर कि जो पार्लियामेंट का रिसेस का समय होता है, जब पार्लियामेंट का सत्रावसान हो गया और दूसरी पार्लियामेंट की रीअसेंबली का बीच का समय है, जब उसमें संसद काम नहीं करती है, उसको रिसेस कहते हैं। और उसी समय के दरमियान राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो हमने क्या समझा? सेशन एंड रिसेस। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? I will repeat it, no issue। अब जो एक सिटिंग ऑफ द हाउस है, वह एडजर्नमेंट या डिसोल्यूशन इसके द्वारा टर्मिनेट होता है। जो सिटिंग ऑफ द हाउस है वो या तो एडजर्नमेंट या टर्मिनेशन इसके द्वारा, जो या तो एडजर्नमेंट या डिसोल्यूशन के द्वारा यह समाप्त होता है। अब जो एक सेशन होता है, उस सेशन के अंदर, अब एडजर्नमेंट क्या होता है? व्हाट इज एडजर्नमेंट? एक सेशन के दरमियान, जब एक सेशन चल रहा हो, एक सत्र चल रहा हो, उस सत्र के बीच में एक नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स है, एक सेशन के बीच में जो एक नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स है, इस नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं? तो जब एक सेशन चल रहा हो, देयर आर नंबर ऑफ डेली सिटिंग्स जो सेपरेट की जाती है वाया एडजर्नमेंट। एक सत्र के दौरान चलने वाली डेली सिटिंग्स को एडजर्नमेंट्स के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। तो एक सत्र के दौरान जितनी डेली सिटिंग्स होती हैं प्रतिदिन की, उन डेली सिटिंग्स को जो सेपरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडजर्नमेंट कहते हैं। क्लियर हो नहीं हुआ? तो हाउस टर्मिनेट कैसे हो सकता है? डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट। अगला सवाल,
एक हाउस किस तरह से टर्मिनेट होता है। तो सिटिंग ऑफ हाउस में बी टर्मिनेटेड, ऑप्शन ए का सवाल है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सवाल क्या हो गया, ए सिटिंग ऑफ द सिटिंग ऑफ हाउस में बी टर्मिनेटेड, डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट। डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, इस पर सवाल हर 2-3 साल में आते हैं। अब एक बार फिर समझते हैं, व्हाट इज समन। शुरू करते समन से। एक सत्र है, समन इज ए सत्र। समन क्या होता है, एक सेशन, एक पीरियड होता है विद फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। समन को, सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, और समन क्या होता है, एक पीरियड होता है, एक सत्र के आरंभ और एक सत्र, एक सत्र की जो फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, और जब इसका सत्रावसान करते हैं। मान लीजिए बजट सत्र आरंभ हुआ 1 जनवरी 2021 को फॉर एग्जाम्पल, और बजट सत्र समाप्त हो रहा है मान लीजिए 30 अप्रैल 2021 को। तो 1 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच का समय क्या हो गया, यह हो गया सत्र। अब 30 अप्रैल 2021 को सत्र खत्म कर दिया गया, तो क्या हो गया, सत्रावसान। अब 30 अप्रैल 2021 को बजट सत्र खत्म हुआ, अगला मानसून सत्र आरंभ हो रहा है 1 जुलाई 2021 को। तो 30 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 के बीच का समय क्या हो गया, रिसेस। एक सदन के सत्र के समापन और दूसरे सदन के रीअसेंबली आरंभ होने के बीच के समय को रिसेस बोलते हैं। और इसी समय में राष्ट्रपति अपना ऑर्डिनेंस जारी करता है, क्योंकि इस समय कोई सदन कार्य नहीं कर रहा होता है। एडजर्नमेंट क्या होता है कि एक सत्र के बीच में जितनी पर डे की सिटिंग्स होती हैं, उन सिटिंग्स को जो आज चीज सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट। नॉट क्लियर? क्या स्टिल नॉट क्लियर? क्लियर, स्टिल नॉट क्लियर? और जो सिटिंग ऑफ द हाउस है वो टर्मिनेट होती है डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, एडजर्न। अगर आप कहते हैं ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। फाइन और नॉट फाइन। अब अगर हम संविधान के डिसोल्यूशन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा आर्टिकल 85 है, यह 2-3 बातें हमको समझाता है। एक क्या है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। और जो इसका 85 है वह ये बताता है कि सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन और सत्र मतलब सब सेशन, इसकी पावर किसके पास है। तो जो प्रेसिडेंट है वह प्रोरोग भी करता है, वह सत्रावसान करता है, सत्र को बुलाता है और रिजोल्यूशन करता है। आप इसमें आप फिर प्रिलिम्स का सवाल पूछिए, 85 पढ़िए और प्रिलिम्स का सवाल फिर पूछिए। प्रेसिडेंट प्रोरोग करता है आइदर हाउस, यह समन करता है आइदर हाउस, यह प्रोरोग करता है लेकिन यह डिसॉल्व करता है सिर्फ एक हाउस। लोग आप पढ़िए 85। नाउ रीड 85। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर, सत्र को बुलाने की पावर। वह सत्र, तो सत्र को बुलाने की पावर सत्रावसान यह स्पीकर के पास नहीं है, पहली बात। लेकिन एडजर्न करने की पावर स्पीकर के पास है। एंड द फाइनल पॉइंट,
सत्र को बुलाने और सत्र अवसान करने, टू कॉल फॉर सेशन एंड टू हैव प्रोरोगेशन. It is the right with the president, not with the speaker. But the adjournment is the right of the speaker, not of the president. And the question you can see from the point of view of prelims examination. Clear one or clear? Sending message. Sending messages. प्रेसिडेंट के पास राइट है. इफ यू रीड द आर्टिकल 86, 87, 86 बात करता है एड्रेस की और 87 बात करता है मैसेजेस की. जो प्रेसिडेंट है उसके पास राइट है एड्रेस टू सेंड मैसेजेस, और 87 बात करता है स्पेशल एड्रेस. सॉरी, स्पेशल एड्रेस. 86 बात करता है एड्रेस और मैसेजेस की. 86 बात करता है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस एंड सेंड मैसेज. प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस. अब देखिए इसमें क्या है, ए आइदर हाउस. यहीं से सवाल आप लोग गलत होते हैं, आपको पता चलता है बोथ हाउसेस. अब दोनों ऑप्शन दे दिए, आप कंफ्यूज हो गए. तो प्रेसिडेंट के पास एड्रेस करने का और प्रेसिडेंट के पास मैसेज भेजने का एक हाउस को भी अधिकार है और दूसरे हाउस को भी अधिकार है. और प्रेसिडेंट मैसेज भेज सकता है और सेम प्रेसिडेंट को एड्रेस करने का और मैसेज भेजने का अधिकार है आइदर हाउस और बोथ हाउस. द प्रेसिडेंट में से मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट whether with respect to bill pending the parliament or otherwise. You read the word otherwise and try to interpret it. तो अब एक सवाल क्या बना देंगे, only limited to the bills pending the parliament. दूसरा, he can send on any issue unless until you understand the word otherwise. फिर सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी. If you read very carefully the bare act, you'll get it. A lot of questions in the prelims examination came from the bare act. A lot of questions, but sadly, very rare aspirant go through the bare act. That's why I have the habit to teach via bare act, so that you can understand the interpretation with me, with the text in front of you. Then you won't be able to make any mistake. तो unless until you enter the word otherwise सवाल आपसे गलत हो जाएगा. And a house to which any message is sent shall with all terminate dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. अब स्पेशल एड्रेस क्या है? At the commencement, अब स्पेशल एड्रेस राष्ट्रपति कब करता है? When स्पेशल एड्रेस वेरी स्पेशल एड्रेस राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस करता है कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन. कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. एक, जब लोकसभा चुनी जाती है तब पहली बार. दूसरा, हर वर्ष के पहले सेशन में. इसके पहले परंपरा क्या थी कि राष्ट्रपति हर सेशन करता था, लेकिन अब वर्तमान व्यवस्था क्या हो गई है? वर्तमान व्यवस्था बदल गई है. जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें चेंज कर दिया गया. आज क्या है कि राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस कब करता है? ए, जब लोकसभा चुनी जाती पहली बार. बी, हर वर्ष के पहले सेशन में. अब इसको हर वर्ष के पहले सेशन को हटा के बजट सत्र कर देंगे. बजट सत्र कर देंगे, मानसून सत्र कर देंगे, शीतकालीन सत्र कर देंगे. ये सवाल को गलत कराने का एक ढंग होता है या एस्पायरेंट को ठीक से एग्जामिन करने का ढंग होता है. अब इसी को देखो, सही आंसर क्या है? पहले सेशन और बजट सत्र. इसी को चेंज कर दिया. राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस करता है ए,
लोकसभा से यूज बी कर दिया मानसून सत्र। अगर आपने इसको क्लियरली नहीं पढ़ा गलत कर जाओगे, क्योंकि मानसून सत्र पहला सत्र नहीं होता है। हर वर्ष के आरंभ का जो पहला सत्र होता है वह बजट सेशन होता है। दैट्स व्हाई इफ द क्वेश्चन इज, बहुत से सवाल हम गलत इसलिए कर जाते हैं कि हम उसको सीधे अटैक नहीं कर पाते हैं। अब यूपीएससी के पास खासकर ये आर्ट है कैसे आपके वीकर पॉइंट को कैच कर ले। तो you need to understand, you need to analyze in this detail if you want to have a clear answer in your question paper. आपका संडे का जो क्वेश्चन पेपर इसी तरह का है, वो इसी सारे लेक्चर से बाहर आ रहा है। लेकिन आई एम वेरी श्योर आप चाहे जितना लेक्चर पढ़ो आप 5-7 सवाल गलत कर ही जाओगे, बिकॉज आई लेड द ट्रैक, पर्पसली आई लेड द ट्रैक, आई मेक क्वेश्चन लॉट लेंदी। The reason being कि आपको पढ़ने में समय लगे। You need to increase your reading or writing ability. If you want to become IAS, the first requirement, you need to increase your reading or writing ability. आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रीलिम्स का पेपर पूरा पढ़ नहीं लोगे, मेंस का पूरा लिख नहीं लोगे, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। That's why the city Allahabad is losing a lot candidate every year. ऐसा नहीं आप लोग मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आप लोग इस आर्ट पे काम नहीं करते हो। एज ए मेंटर आई एम ट्राइंग हार्ड, वी ऑल आर ट्राइंग हार्ड की टू पुश यू टू हैव टू इंक्रीज दिस एबिलिटी, कि आप कैसे ज्यादा और फास्ट पढ़ सको और कैसे ज्यादा और फास्ट लिख सको। तब आपका पढ़ा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा, नहीं तो काम ही नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है अटॉर्नी जनरल का। बड़ा इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है कि एवरी मिनिस्टर और क्या है, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। अब इसको फ्री का सुना लीजिए, दोनों एक फुटिंग पे है एज फार एज राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट इज कंसर्न। एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, इनके पास राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। यह राइट हर मिनिस्टर को भी है, यह राइट अटॉर्नी जनरल को भी है। तीसरा कमेटी, 3 चीज पहले देखिए, 3 शब्द याद रखिए, स्पीक, पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, कमेटी। तो अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर को पार्लियामेंट में राइट टू स्पीक है, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस है, एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या क्या हो गया, ज्वाइंट सिटिंग, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग सिर्फ एक चीज पढ़ते हैं, सब पढ़ते नहीं है। राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, अटेंड द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ज्वाइंट। यह है मिनिस्टर और अटॉर्नी दोनों के पास राइट है। अब फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? अटॉर्नी जनरल कांट वोट, minister can vote because minister is a member of parliament, attorney general is not member। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में वोट नहीं दे पाता, नहीं देता, ये हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने अच्छे एस्पायरेंट हो भी इसको मिस करते हैं। अब यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी जानती है कि जो एस्पायरेंट है ये पहले रट चुका है कि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में वोट नहीं देता है। यह सवाल आज से 7-10 साल पहले बहुत पॉपुलर सवाल नहीं था, या इसको लोग कम जानते हो, आज इसको सब जानते हैं। इसी सवाल का आंसर करके
1 करोड़ रुपया शायद कौन बनेगा करोड़पति में 2001 में किसी लड़के ने जीता था। लेकिन आज के दौर में यह सवाल उतना इंपॉर्टेंट, आज के दौर में ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप यूपीएससी सवाल फ्रेम करेगी तो इस पर कंसंट्रेट नहीं करेगी। एबीसीडी ऑप्शन में जो ऑप्शन ए होगा, ये दो कहते हैं वो हर में आएगा, इसमें आपको ट्रैक करें। तो राइट, यू नीड टू चेंज योर लेवल ऑफ योर स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी। तो आपको यह याद करना बहुत जरूरी है। अगर यह याद नहीं करोगे सवाल गलत हो सकता है। यू ट्राई टू मग दिस, राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ज्वाइंट सिटिंग्स। मान लो इसको ए किया, बी किया, इसको मिस करके सी किया, इसको डी डी दिया। अब इसी में क्या किया, ज्वाइंट ही कांट टेक पार्ट इन ज्वाइंट सिटिंग। एक उन्होंने आपका सवाल गलत करने के लिए यह आपको एक ऐड कर दिया। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करेगा एग्जाम में कि यार ये ज्वाइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है। Unless until you prepare this question in your home before the examination, you cannot answer this. Now you read the article after my this explanation. Now you read the article 88. When I have explained you, read article 88. Now the article will be very clear for you. क्योंकि मैंने उसी को एक चेंज लैंग्वेज करके लिख दिया है। अब आपसे आर्टिकल गलत नहीं होगा। Just read for the few minutes. आप 1-1.5 मिनट में आर्टिकल को पढ़ा लिया। पढ़ लिया? रेडी? क्लियर हो गया? कोई डाउट है भी? अगर आप मेरी क्लास में बगैर बेयर एक्ट के आते हो तो फायदा नहीं होगा। यू कम विद बेयर एक्ट। यू कम विद बेयर एक्ट। अब आते हैं 2-3 और प्रीलिम्स के सवालों को लेकर। जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर चेयरमैन राज्यसभा, अब इन दोनों के रिमूवल की प्रक्रिया को देखने की कोशिश करें। अगर आप स्पीकर के रिमूवल की प्रक्रिया देखें तो स्पीकर की रिमूवल की प्रक्रिया में है ओनली लोकसभा, और चेयरमैन राज्यसभा की प्रक्रिया में है राज्यसभा प्लस लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आप चेयरमैन को देखें और आप देखें स्पीकर लोकसभा को, तो इफ यू रीड both the powers together, then you find that there's a difference of the removal of the speaker Lok Sabha and chairman Rajya Sabha. तो लोकसभा के स्पीकर के रिमूव में राज्यसभा की भूमिका नहीं है, लेकिन राज्यसभा के स्पीकर के चेयरमैन के रिमूव में लोकसभा की भूमिका है। उसका कारण क्या है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो उपराष्ट्रपति होता है, बी द वाइस प्रेसिडेंट, ये उपराष्ट्रपति होता है। तो आप राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं, आप एक तरह से उपराष्ट्रपति पर अटैक कर रहे हो। आप अगर आपको आंसर करना है मेंस का तो आप ये भी कह सकते हो कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो जा रही है। You can write this also, to remove the chairman of the Rajya Sabha, the concurrence of the Lok Sabha is needed. जहां लगे आपसे नहीं हो रहा, यू तुरंत बोले साहब उससे नहीं हो रहा है। जैसे ही आपको लगे नहीं हो रहा है, जस्ट टेल मी। किसको समझ नहीं आया है?
अब आप पढ़िए 94 का, 94 के आप सेकंड प्रोविजन को पढ़िए, बड़ा 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 इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसी में आपके प्री के तक सॉल्व बना रहा हूं। आप पढ़िए आर्टिकल 94 का, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, then you will get again an interesting question of the prelims. Read. आर्टिकल 94 किसकी बात करता है? वह ऑफिस ऑफ स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। मिला आपको? अब ये कहता क्या है? जो प्रोवाइडेड फर्दर कि जब हाउस ऑफ पीपुल डिसॉल्व हो गया, स्पीकर अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करेगा until immediately for the first meeting of House of People after the dissolution. तो डिसोल्यूशन के समय में स्पीकर रहता है। क्लियर हुआ? Got it? Read again. Article 94 second provision provided further that कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, स्पीकर अपने पद से नहीं हटता, स्पीकर रहता है। कब तक रहता है? जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, जब तक फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। अब देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग के शब्द को याद रखिए। देखिए, आप पास ऑप्शन क्या दे सकते हैं? ऑप्शन ए is the election of next speaker. Option B is the election of pro-tem speaker. Option C is the first meeting of next Lok Sabha. Option D is post is abolished as soon as Lok Sabha is dissolved. अब देखिए, इसमें एक गलत है क्या? इलेक्शन होता ही नहीं प्रोटेम स्पीकर का। कौन होता है? राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता है। तो प्रोटेम स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं होता है, राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता है। तो आंसर क्या हो गया? यू रीड द सेकंड प्रोविजो, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल डिसॉल्व होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है तब तक होता है। क्लियर हो गया? क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी लिखो। Anyone who was not able to find the answer? आगे चले? चलिए, अब आते हैं हम पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत आ रही है? हम लोग पार्लियामेंट के सेशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पार्लियामेंट सेशन। अब जो पार्लियामेंट है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब एक नोटिफिकेशन इशू होता है बाय इलेक्शन कमीशन। अब लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा जब इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू कर देता है।
आफ्टर द इलेक्शन। और जो फर्स्ट सिटिंग है लोकसभा की, जो टेक प्लेस करती है पहली बार, उसमें क्या होता है, ओथ ऑफ अफर्मेशन लिया जाता है। जो ओथ ऑफ अफर्मेशन है वह इसेंशियल है फॉर एवरी मेंबर। जब तक वह unless he has taken his seat in the house after taking oath of office, a person elected as does not become entitled to immunity। अब अगला सवाल क्या है, when, अगला सवाल देखिए, when entitled to immunity, जो पार्लियामेंट प्रिविलेज है, उस पार्लियामेंट प्रिविलेज का एक मेंबर कब इंटाइटल होता है इम्यूनिटी का। तो पहली चीज क्या हो गई, जब वह अपना ओथ ऑफ अफर्मेशन देता है। सिर्फ आपके इलेक्शन से नहीं होगा, एक आदमी जो इलेक्ट होता है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह इंटाइटल नहीं होता है इम्यूनिटीज और प्रिविलेज का, और वह वोट देने का राइट नहीं प्राप्त कर पाता है जब तक वह अपनी सीट नहीं लेता है आफ्टर टेकिंग ओथ। तो ओथ लिए बगैर ओथ लिए न तो आप इम्यूनिटी के इंटाइटल होते हो न वोट दे देते। इसीलिए प्रोटेम स्पीकर होता है जो पार्लियामेंट के लोगों को ओथ दिलाता है। उस ओथ को ग्रहण करने के बाद आप वोट देने के इंटाइटल होते हो और लोकसभा की प्रक्रिया आरंभ होती है। अगर आप ओथ नहीं लोगे तो लोकसभा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं आएगा। आसान है, कोई टफ नहीं है कि टफ है। दो सत्रों के बीच में, दो सत्र ए सत्र बी, दोनों के बीच मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ का। 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। दो सत्रों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट के कितने सेशन हैं? 3 सेशन हैं। बजट सेशन फरवरी टू मई, 3 सेशन है जो फरवरी से मई है। मानसून सेशन जुलाई सितंबर, थर्ड कौन सा है बताइए, थर्ड सेशन, जल्दी लिखिए। विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। अब ये क्या है, इट इज द रिसेस। ये क्या है, रिसेस। तो मई से जुलाई, ये क्या हो गया, रिसेस। जुलाई टू सितंबर टू नवंबर, ये क्या हो गया, रिसेस। दिसंबर टू फरवरी, ये क्या हो गया, रिसेस। तो रिसेस क्या हो गया, एक सत्र के बाद जब दूसरा सत्र आरंभ होता है उसके बीच के समय को रिसेस कहते हैं। और बजट सेशन जो होता है वह 2 सेशन में स्प्लिट होता है, 3 से 4 हफ्तों में। इसलिए 4 सेशन एक साल में कहे जाते हैं। जो बजट, अगला सवाल कि जो बजट सेशन है, बजट सेशन को 2 सेशन में स्प्लिट किया गया है, जिसमें 3 से 4 हफ्ते का रिसेस होता है। 3 to 4 वीक्स का रिसेस होता है। रिसेस समझ लेना हम लोग, आपको रिसेस समझना क्यों जरूरी था, अगर आप नहीं समझते मैं यहां तक आ ही नहीं पाता। तो 3 से 4 हफ्ते का रिसेस होता है, इसलिए 4 सेशन। तो आंसर क्या हो गया, 4 सेशन। क्लियर हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 4 सेशन। ये किसके बारे में है, ये राज्यसभा के बारे में है। ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में है। इन द केस ऑफ राज्यसभा,
बजट सेशन को 2 सेशन में स्प्लिट करते हैं, जिसमें 3 से 4 वीक का एक गैप होता है। इसलिए चार, तो राज्यसभा में 4 सेशन हो गया और लोकसभा में 3 सेशन हो गया। क्लियर हुआ? आई ट्राई टू गो स्लो ऑन दिस इशू। अब अगेन देखिए, 3 सेशन हो गए, राज्यसभा में 4 सेशन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? राज्यसभा में बजट सेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, और स्प्लिट करने में एक 3 से 4 हफ्ते का रिसेस होता है। दैट्स व्हाई द लोकसभा has the 3 session and Rajya Sabha has the 4 session. Very good question for the prelims. Unless until you read the parliamentary proceedings, you can't correct this question. किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। इसका चुनाव नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? यह प्रिसाइड करता है, पर्पस ऑफ इनेबलिंग द न्यू मेंबर्स टू ओथ। इसका 2 काम होता है, मेंबर्स को ओथ दिलाना, दूसरा स्पीकर का इलेक्शन कराना। पहली बात, प्रोटेम स्पीकर का कोई चुनाव नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर को इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रोटेम स्पीकर बहुधा इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको बनाया जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर 2 मुख्य काम करता है, एक मेंबर्स को ओथ दिलाता है और दूसरा वह स्पीकर को इलेक्ट कराता है। अब जब स्पीकर इलेक्ट हो गया, अगला स्पीकर का इलेक्शन हो गया। स्पीकर के इलेक्शन के बाद आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स टेकन ओथ ऑफ फॉर्मेशन और स्पीकर हैज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट क्या करता है? बोथ हाउसेस को एड्रेस करता है। अगला सवाल, बोथ हाउसेस को प्रेसिडेंट कब एड्रेस करता है? ओथ होनी जरूरी है और स्पीकर का इलेक्शन जरूरी है, तो दोनों हाउसेस सेंट्रल हॉल में असेंबल होते हैं और वहां पे एड्रेस करता है। और प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस को एड्रेस करता है दोबारा कब? फर्स्ट सेशन के समय, फर्स्ट सेशन के समय। तो 2 बार प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस को एड्रेस करता है। जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, ये क्या होता है? ये एक कंटेन करता है जो पॉलिसीज प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं। यह जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है, यह तैयार कौन करता है? सरकार करती है, और सरकार के पॉलिसी और प्रोग्राम इसमें शामिल होते हैं। तो यह एड्रेस प्रेसिडेंट करता है, लेकिन यह सरकार की नीतियों के बारे में बात बताती है। अब प्रेसिडेंट ने एड्रेस कर दिया, प्रेसिडेंट के एड्रेस करने के आधे घंटे बाद दोनों हाउसेस मिलते हैं अपने रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में। अब प्रेसिडेंट ने एड्रेस कर दिया, प्रेसिडेंट के एड्रेस जो बोथ हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस वो मिलते हैं अपने रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में। और जो प्रेसिडेंट के एड्रेस की कॉपी है दोनों को सप्लाई की जाती है, और एक डिस्कशन होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस पे। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स प्रपोज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? मोशन ऑफ थैंक्स को प्रपोज किया जाता है।
अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है मोशन ऑफ थैंक्स पे? लिमिटेशंस, ये आपके मेंस का ज्यादा अच्छा सवाल है। लिमिटेशंस क्या है मोशन ऑफ थैंक्स पे? Even matter which are not specifically mentioned in the address may be covered through the amendments to the motion of thanks. Only limitation क्या है? Members cannot refer to matter which are not direct responsibility of the government. और प्रेसिडेंट का नाम नहीं ला सकता। तो लिमिटेशन क्या है? ये गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको आप नहीं ला सकते। बी, आप प्रेसिडेंट का नाम नहीं ले सकते। तो एक तो मोशन ऑफ थैंक्स में आप कोई भी चीज आ सकते हो जो मैटर उसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आप सवाल को कैसे बनाओगे? एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आप मोशन ऑफ थैंक्स के समय उन चीजों को भी ला सकते हो जिनका जिक्र मोशन ऑफ थैंक्स में हो, वाया रेजिंग एन इशू। आप कोई इशू रेज करके, कोई अमेंडमेंट ले आके आप उसको ला सकते हो, लेकिन दो काम नहीं कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप डायरेक्ट शब्द याद रखिएगा, डायरेक्ट। आपका सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिजल्ट आ सकते हैं। We need to ready for any question from the UPSC. तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आप इनडायरेक्ट से आपका सवाल पूरा चेंज हो जाएगा। जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है उस मुद्दे को आप मोशन ऑफ थैंक्स में नहीं ले सकते। जब डिस्कशन हो जाता है प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करता है और मोशन ऑफ थैंक्स को वोट पे रखा जाता है। जब मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है तो यह प्रेसिडेंट को करने किया जाता है बाय द स्पीकर। अब आगे देखिए, मोशन ऑफ थैंक्स को प्रेसिडेंट को करने होता है। कौन करने करता है? स्पीकर करता है। कैसे करता है? बाय लेटर करता है, एक पत्र द्वारा। तो मोशन ऑफ थैंक्स को कैसे स्पीकर को करने किया जाता है? किसी को दिक्कत आ रहा है यहां तक? अब स्पीकर जो है वह अपने ऑफिस को वैकेट कैसे करेगा? कैसे स्पीकर अपने ऑफिस को वैकेट करेगा? स्पीकर के ऑफिस का वैकेशन कैसे होता है? अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो स्पीकर के ऑफिस का वैकेशन क्या होता है? अगर पहला सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कोई आदमी अगर मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है तो वह नहीं हो सकता। पहला सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, दूसरा वह रिजाइन कर दे। रिजाइन किसको करेगा? जब रिजाइन करेगा तो किसको एड्रेस करेगा? एड्रेस करेगा डिप्टी स्पीकर को। यहां भी गलत हो सकता है कि प्रेसिडेंट को लिखेगा डिप्टी स्पीकर। वो डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करके रिजाइन कर सकता है। तीसरा, अगर उसको हटाने का एक रिजोल्यूशन पास हो जाए, रिजोल्यूशन पास हो जाए बाय ऑल, बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, ये तीन परिस्थितियां हैं जिसमें वह हटाया जा सकता है। और मैंने पहले कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पीकर कंटिन्यू करता है अपने ऑफिस में इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अनटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि यह आपका सवाल गलत ना हो, क्योंकि सवाल के गलत होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इस सवाल के गलत होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार इस चीज को लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपकी गलती नहीं है, यह हल्का सा टफ कॉन्सेप्ट है भी। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसे बनते हैं?
जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, वह किस तरह बनता है? तो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, उसको बनाने की क्या है, वह ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाती है अपने कंडक्ट को, और यह क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है बोथ हाउसेस का कौन बनाता है? यह बोथ हाउस बनाती है, खुद ही बनाती है, और इसको आप क्वेश्चन किसी भी हाउस ऑफ लॉ पे नहीं कर सकते हैं। तो जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना लिया हमने वह पूरी तरह से हो गई है। कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता है। अगर आर्टिकल 120 पढ़िए, 118 पढ़िए, इसके लिए 120 के लिए, तो कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता है। जो प्रोसीजर्स है पार्लियामेंट की, जो वैलिडिटी ऑफ प्रोसीजर है, उसको कोर्ट किसी भी तरह से इंक्वायर नहीं कर सकता। कोर्ट पास राइट नहीं है कि वह इंक्वायर करे कि प्रोसीडिंग क्या है, प्रोसीजर क्या है। कोरम क्या है? व्हाट इज कोरम? व्हाट इज कोरम? हाँ, एक जो आप जो 1/10 ऑफ द साइज है उसको अगर पूरा नहीं हुआ तो जो कोरम है वह कोरम को बताया गया है कि हाउस का एक कोरम होना चाहिए कि अगर 1/10 लोग नहीं हैं तो कोरम पूरा नहीं होता है। तो कोई भी हाउस के डिसीजन के लिए दो चीज, एक तो कोरम पूरा हो, दूसरा जो लोग उपस्थित हो उनकी मेजॉरिटी हो। तो अगर कोरम नहीं होता है तो उसका क्या रास्ता है? यह स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोरम को पूरा करने पे कार्य करे। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो ही विल एडजर्न इट। तो बगैर कोरम के कोई भी कार्रवाई आप हो नहीं पाती है। तो अगर 1/10 को देखें, अब कोरम पूरा होने में क्या स्पीकर शामिल है? अगला सवाल, क्योंकि स्पीकर वोट तो देता नहीं है, तो स्पीकर शामिल होता है। तो 55 लोगों का कोरम हुआ। कोरम पूरा करने के लिए जो मेंबरशिप आप काउंट करते हो उसमें स्पीकर शामिल है। अब वोटिंग का प्रोसीजर क्या है? वोटिंग का प्रोसीजर क्या है? ज्यादातर जो वोटिंग है ये आईएस या नो के द्वारा होती है, जो वॉइस वोट है। लेकिन डिवीजन ऑफ वोट की अगर बात कोई मेंबर करता है तो डिवीजन ऑफ वोट करना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर डिवीजन ऑफ वोट की बात करता है तो डिवीजन ऑफ वोट करना पड़ेगा। ग्रीन बटन किसका है? आईएस का है। इसका बटन क्या है? ग्रीन। इसका बटन क्या है? रेड। आईएस का बटन ग्रीन है और आई कहते हैं रेड नोज का है, और ब्लैक बटन है एब्सटेन। ये सवाल आज तक आया नहीं, कभी मैंने देखा नहीं है। जो सवाल नहीं आया उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यूपीएससी क्या पूछे किसी को पता तो है नहीं। और जब डिवीजन वोट होता है तो जो आईएस स्लिप है वह प्रिंट होती है ग्रीन में। जब वह अब हमारे डिवीजन वोट पे मान लो किसी में होगा डिवीजन वोट तो स्लिप होगी, जो आईएस होगी वो स्लिप ग्रीन होगी, अंग्रेजी तो नो लिखा होगा, और जो नो स्लिप होगी वो रेड पे होगी, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा होगा। और जो एब्सटेंशन में फिल एब्सटेंशन स्लिप जो होगी येलो में, और जो एब्सटेन वाली है ये होगी येलो में। तो दो चीजें याद में, बटन एंड स्लिप। बटन एंड स्लिप आपने दो चीज देखी। बटन क्या है? ये वॉइस वोट के लिए। स्लिप किसके लिए है? स्लिप किसके? डिवीजन वोट के लिए है। इसको रटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू मग इट। आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए प्रेसिडेंट क्या करता है और स्पीकर क्या करता है। प्रेसिडेंट और स्पीकर में क्या फर्क है, क्या रोल का फर्क है? प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट दो काम करता है। तो वो
इसको मैं चौथी पांचवी बार रिपीट कर रहा हूं, विद पर्पस डिसॉल्व, ताकि आपके दिमाग में प्रेसिडेंट और स्पीकर का रोल क्लियर हो जाए। तो प्रेसिडेंट प्रोवोक करता है और प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है, स्पीकर क्या करता है, एडजर्न करता है। तो सत्रावसान और विघटन ये करता है राष्ट्रपति, और स्थगन एडजर्न ये कौन करता है, ये स्पीकर करता है। क्लियर हो गया? तो जो प्रोरोगेशन है और यह किसका अधिकार है, प्रोविजन और डिसोल्यूशन, ये अधिकार है प्रेसिडेंट का। अब प्रोरोगेशन हो गया, अब प्रोरोगेशन होने के बाद कौन समन कर सकता है, ओनली प्रेसिडेंट कैन समन। स्पीकर नहीं कर सकता। एक बार सत्रावसान हो गया, सत्रावसान के बाद सिर्फ कौन कर सकता है, ओनली प्रेसिडेंट। स्पीकर के पास कोई राइट नहीं है। नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताओ, किसको क्लियर नहीं हुआ? आसान है, दिमाग थक गया हो तो गैप दे दे आपको, बताएं। नहीं क्लियर होगा। अब एडजर्नमेंट प्रोरोगेशन में क्या होता है, देखिए आपने एडजर्नमेंट किया, जब आपने एडजर्नमेंट किया, एडजर्नमेंट करने के बाद जो बिजनेस हाउस पे है, जैसे अगर आप देखें तो एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन क्या क्या फर्क आता है। नॉर्मली जब हाउस को एडजर्न किया जाता है साइन डाई, इट इज प्रोरोगेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज बाय द प्रेसिडेंट। जब आपने एडजर्न कर दिया साइन डाई, तो यह प्रोरोग किया जाता है विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज बाय द प्रेसिडेंट। देयर इज नो इफेक्ट ऑन बिजनेस पेंडिंग फॉर द हाउस ऑन द एडजर्नमेंट ऑफ साइन डाई। अब देखिए क्या है, आप पढ़िए साइन डाई, आपने साइन डाई एडजर्न किया, आपने जैसे ही साइन डाई एक्सेप्ट किया, अब इसको साइन कौन कर रहा है, स्पीकर हैज पावर टू एडजर्न द हाउस साइन डाई। अब इसको कौन कर रहा है, स्पीकर कर रहा है, स्पीकर इसको साइन डाई एडजर्न कर रहा है। अब जब उसने किया, इसके पास पावर है टू कॉल अगेन। तो स्पीकर ने साइन डाई एडजर्न किया, उसके पास पावर है टू कॉल अगेन। लेकिन अगर प्रोरोगेशन हो गया तो समन कौन करेगा, ओनली प्रेसिडेंट। समन कौन करेगा, ओनली प्रेसिडेंट। तो ये आप फर्क दिख गया आपको साफ साफ। अब इस फर्क के बाद हम आगे आते हैं कि अब इसके बाद जो बिजनेस है हाउस का, उस पे फर्क क्या पड़ता है, डिफरेंट क्या इफेक्ट आता है बिजनेस ऑफ द हाउस का। कोई इफेक्ट नहीं होता अगर यह एडजर्न होता है साइन डाई, नो इफेक्ट। बिजनेस ऑफ हाउस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई असर नहीं होता। जितने मामले पेंडिंग होते हैं हाउस के सामने, वह सारे के सामने पाए, तो नो इफेक्ट ऑन द हाउस पेंडिंग बिफोर द हाउस ऑन द एडजर्नमेंट साइन डाई। लेकिन ये रूल 335 है, रूल 335 कभी आपका मेंस में आ सकता है। एक रूल 335 है, ये रूल 335 क्या कहता है, रूल 335 बोलता है जो रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस का लोकसभा में, ऑन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ऑल पेंडिंग नोटिसेस अदर देन
notices of intention to move for leave to bill lapses, और अगर आपने प्रोरोग किया all notices except all notices except intention to move for leave to introduce bill, except intention to introduce a bill, इसके अलावा सारी की सारी लैप्स कर जाएगी। इसको अभ्यास देखिए, इसको अभ्यास देखिए। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस में सारी पेंडिंग नोटिसेस लैप्स कर जाती हैं, अदर देन नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस बिल्स, ये लैप्स कर जाती है। इसके लिए क्या करना होगा अगले सेशन, इसके लिए क्या करना होगा अगले सेशन में फ्रेश नोटिस देनी होगी। ठीक से याद करिए इसको। इसके लिए आपको अगले सेशन में फ्रेश नोटिस देनी होगी। फिर सुनिए क्लियरली, जब एडजर्नमेंट होता है उस समय जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। अब आते हैं प्रोरोगेशन या सत्रावसान। सत्रावसान कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो रूल 335 है लोकसभा जो ये कहता है ऑल नोटिसेस लैप्सेस एक्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस ए इंटेंशन to grant to have leave to introduce a bills of the house, हाउस के बिल के इंट्रोडक्शन के अलावा और कोई भी बिल बचता नहीं है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सामान्यतया सत्रावसान हो जाने के बाद जो नोटिसेस हैं, तो जो लोकसभा की प्रक्रिया 335 के अनुसार, आप फिर सुन लीजिए, सत्रावसान हो जाने पर विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचनाओं के सिवाय अन्य सब लंबित सूचनाएं विपगत हो जाती हैं और आगामी अधिवेशन के लिए नए सिरे से सूचना देनी पड़ती है। तो सिर्फ एक के अलावा कि जो अनुमति मांगते हो किसी बिल को पेश करने की, वह लैप्स नहीं होती। हिंदी बोलते हैं व्यपगत। इट डज नॉट लैप्सेस एक्सेप्ट दिस all notices lapse and you need to introduce it again. It's clear? Anyone has any doubt? किसको डाउट है? What should be repeated? चलिए listen once again because एक दो लोगों को समझ नहीं आ रहा, बोले देखिए। देखिए स्पीकर करता है एडजर्नमेंट। स्पीकर ने एडजर्नमेंट क्या कॉर्डिनेट किया, तो इस एडजर्नमेंट का कंडक्ट ऑफ बिजनेस पर कोई असर नहीं होता है। अब दूसरा है प्रोरोगेशन। अगर कोई सत्रावसान हो गया, देयर इज प्रोरोगेशन, देन स्पीकर हैज नो राइट टू कॉल इट अगेन। Who will call? President will call. तो जो प्रोरोगेशन हो गया, वो जो लोकसभा का रूल 335 है, वो क्या बोलता है? बोलता है कि ऑन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ऑल पेंडिंग नोटिसेस लैप्सेस एक्सेप्ट, सारी नोटिसेस लैप्स कर जाती हैं। ऑल पेंडिंग notices lapses except, अब क्या लैप्स नहीं करती है सीखने की जरूरत है। क्या लैप्स नहीं करती है यह सीखने की जरूरत है। नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव फॉर लीव,
नोटिस, इसको और आसान कर सकते हैं, टू इंट्रोड्यूस ए बिल, और आसान कर दिया। अब आप हिंदी में सुन लीजिए कि जब लोकसभा का सत्रावसान होता है, सत्रावसान के पश्चात जो नियम 335 कहता है कि विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए जो प्रस्ताव की सूचना है, विधेयक पेश करने की अनुमति की प्रस्ताव की सूचना, विधेयक पेश करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना, इसको छोड़ के बाकी सब लैच कर जाए। अब इसको आपको फिर से पेश करना है, इसके अलावा साइड नोटिस को यू हैव टू अगेन इशू इन नेक्स्ट सेशन। क्लियर हुआ? इसलिए हैज डाउट सकता है यादव? नॉट क्लियर? अगर अब क्लियर नहीं हुआ, आई एम हेल्पलेस। If still some of the parent is not able to understand, then I'm helpless. I can't do more. जितना हिंदी, अंग्रेजी, जितनी भाषाओं को था सब इस्तेमाल कर लिया। अगर अभी समझ में आ रहा है तो आप क्या करना कि यार कौन सी नोटिस लैप्स करती है, इसको कदम 10 बार बताया गया है, not less than 10 times. If it still is not clear, then you listen this lecture again. Very important part, I will say most important part, कि जब लोकसभा विघटित होती है, जब लोकसभा विघटित हो जाती है, तो लोकसभा के विघटन का परिणाम क्या होता है? Effect of resolution of इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो जब लोकसभा विघटित हो जाती है, तो लोकसभा के विघटन से क्या होता है? जो वर्तमान सदन होती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। As soon as the Lok Sabha is being dissolved, then all business pending before the Lok Sabha at the time of the dissolution is going to end. But there is certain provisions where it is all is not ending. So let's discuss क्या परिणाम क्या होता है लोकसभा का, रिजल्ट क्या होता है। A, option A, all bills pending in Lok Sabha, bills pending in Lok Sabha, एक जो जितने बिल हैं जो पेंडिंग है लोकसभा में एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, चाहे वो ओरिजिनेट हुए इन द हाउस या ट्रांसमिट बाय द राज्यसभा, या तो ओरिजिनेट हो रहे हैं लोकसभा में या ट्रांसमिट हुए हैं बाय राज्यसभा। ये हुआ? हिंदी में कर दें। विघटन के समय लोकसभा में लंबित सब विधेयक, चाहे वह इस सदन में पेश हुए हो या राज्यसभा द्वारा इनके पास भेजे गए हों,
वह व्यक्तिगत हो जाते हैं, वह लैप्स हो जाते हैं। ये क्लियर हो रही है? क्लियर। नंबर 2, बिल्स पास बाय द लोकसभा, बिल्स पास बाय लोकसभा। ठीक है, फर्क क्या है? पहला क्या था? बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा, ये क्या है? बिल्स पास्ड बाय द लोकसभा, नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। Bills passed by Lok Sabha but not disposed of. Not disposed of, pending in Rajya Sabha. Bills passed by Lok Sabha but which have not been disposed of and are pending Rajya Sabha. Lapse. ये दोनों एक साथ है कि बिल लोकसभा के द्वारा पास, बिल्स पास बाय लोकसभा, नॉट डिस्पोज्ड ऑफ एंड पेंडिंग राज्यसभा, नॉट डिस्पोज्ड ऑफ एंड पेंडिंग राज्यसभा, ये लैप्स कर जाएगा। क्लियर हो गया? जिस पे क्लियर हो गया हम धीरे धीरे कर चलते हैं। तीसरा बिल्स ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा, बिल्स originated आराम से बहुत धीरे कहो। बिल्स ओरिजिनेट राज्यसभा, बिल्स which have not been passed in the Lok Sabha, not passed in Lok Sabha, pending in Rajya Sabha। इसको ठीक समझिए, 3 शब्द है। बिल्स ओरिजिनेटिंग इन राज्यसभा, have not been passed by Lok Sabha but is still pending before Rajya Sabha। इसमें आप एक शब्द और दो, स्टिल पेंडिंग कर रहे। ये हो गया। बिल्स राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, अभी भी राज्यसभा में पेंडिंग है, वह लोकसभा द्वारा पास नहीं हुआ है, लैप्स नहीं होगा। बिल्स disagreement between two houses, disagreement between two houses, president joint sitting, summon, disagreement between two houses, president notified क्या intention of summoning a joint sitting, not less। प्रेसिडेंट अब एक विधेयक पर, अगर इसको हिंदी में कहते हैं, एक विधेयक पर दोनों सहमति में असहमति हो गई है और विघटन से पहले राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने के अपने विचार की सूचना जारी कर दी है, वह व्यक्तिगत नहीं होगा और विघटन के बाद जो नई संसद बनेगी वह इस पर विचार करेगी। पांचवा क्लियर हो गया? बिल्स passed
by both houses. Sent to President for signature. Not less. एक बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के अनुमति के लिए उनके पास भेज दिया है। ये लोकसभा के विघटन के बाद भी लैप्स नहीं करता है। क्लियर? मिटा दे इसको, because we have to write the next page. देख लिया? Anyone who has not noted down? Six. आसान लगा होगा। Bills return for reconsideration. यह किन परिस्थितियों होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेज देता है कि जो वह विधेयक है वह कहते हैं संसद के द्वारा पुनर्विचार किया जाए। नॉट बेस्ट। इसको जो नई लोकसभा है जो आएगी वह इस पर विचार करेगी। अदर पेंडिंग बिजनेसेस हैं लोकसभा में, मोशंस, resolutions, amendments, supplementary grants, lapses. Other businesses. Motion, grant, notices, lapse. तो जो अन्य बिजनेस है, जो अन्य कार्रवाइयां हैं, जैसे प्रस्ताव है, संकल्प है, संशोधन है, अनुपूरक मांगे हैं, ये सारी की सारी लैप्स कर जाती है। 8th, पेटिशन प्रेजेंटेड। जो पेटिशन प्रेजेंट की जाती है टू द हाउस which stand refer to the committee on petition, lapse. Refer to committee of petition. जो पेटिशंस हैं जो लोकसभा के जो समक्ष याचिकाएं पेश की जाती हैं, जो याचिका समिति को निर्दिष्ट की गई हो वह भी लैप्स कर जाती है। मोशन for approval or modification of any rules. Motion for approval or modification of rules. Yes. जो कहते हैं लोकसभा के जो संवैधानिक नियमों पे अनुमोदन रूप का प्रस्ताव है वह लैप्स कर जाता है। जो पेंडिंग एश्योरेंसेस जो एश्योरेंसेस पेंडिंग होते हैं डू नॉट लैप्स। जो पेंडिंग एश्योरेंसेस होते हैं डू नॉट लैप्स और यह कंसीडर किए जाते हैं बाय द कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस ऑफ द न्यू लोकसभा। यह जो गवर्नमेंट की जो एश्योरेंस कमेटी है न्यू लोकसभा की, उसके सामने यह पेश की जाएगी, वह उसको ध्यान देगी। तो जो भी लंबित आश्वासन है वह लैप्स नहीं होते हैं और लोकसभा में जो सरकारी आश्वासन संबंधी समिति है वह उस पर विचार करती है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हो रहा है? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम?
मेरे ख्याल आज की इतना बहुत है। आई थिंक क्या सवाल था, मेरे पढ़ने का सवाल किसका सवाल था ये, जरा फिर से लिखो। व्हाट इज बिल स्पेंड लोकसभा, इसका व्हाट इज बिल स्पेंड लोकसभा विच आर राज्यसभा एंड बिल स्पेंड लोकसभा, व्हाट इज बिल स्पेंडिंग इन लोकसभा which are transmitted by the Rajya Sabha, bills pending in Lok Sabha which have been originated in the Rajya Sabha. I'm not understanding your question. ये तो फैक्ट है ना यार, bills pending in Lok Sabha which are transmitted by Rajya Sabha and bills pending in Lok Sabha and bills pending in Lok Sabha which have been, सवाल आपका समझ नहीं पा रहा हूं मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? देखो क्या है कि जो सारे बिल लोकसभा में पेंडिंग है रेजोल्यूशन के समय में, चाहे वो ओरिजिनेट किया हो इन द हाउस आर ट्रांसमिट लोक, तो क्या है कि जो लोकसभा में चीज पेंडिंग है, जो लोकसभा में चीज पेंडिंग है, चाहे वह ट्रांसमिट की हो राज्यसभा से या लोकसभा से, वह लैप्स कर जाएगी। जो लैप्स नहीं कर रहा है उसको आप समझने की कोशिश करिए, वह लैप्स नहीं कर रहा। क्या है बिल्स ओरिजिनेटिंग द लोकसभा। अब जो आपका सवाल समझ गया मैं, जो बिल्स ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में, वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, वो लोकसभा में गया ही नहीं है, तो लैप्स क्यों करेगा? क्योंकि राज्यसभा तो फिनिश्ड। अगर आप इसको एक प्रिंसिपल की तरह समझने की कोशिश करें तो जो भी लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स कर रहा है। इफ यू ट्राई टू सी माई चार्ट विच हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, तो आप देखो जो चीज लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स कर रही है, जो लोकसभा में पेंडिंग नहीं वो लैप्स नहीं कर रही। अगर राज्यसभा ने किसी बिल को पास करके लोकसभा में भेज दिया है तो लैप्स कर जाएगी, लेकिन अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट होकर राज्यसभा में ही पड़ी है तो लैप्स नहीं करेगी। आई थिंक यू गॉट योर आंसर आदित्य। अगर दोनों को आप अंतर समझने की कोशिश करिए तो सबसे बॉटम लाइन क्या अपीयर कर रहा है? द बॉटम लाइन इज अपीयरिंग whatsoever is pending in Lok Sabha is going to be lapsed. अब जो लैप्स नहीं कर रहा उसको जरा आप निकालिए। इन फ्रॉम दिस चार्ट यू सी क्या क्या लैप्स नहीं कर रहा है, वही चीजें लैप्स नहीं कर रही हैं जो लोकसभा में पेंडिंग नहीं है। नाउ यू ओपन योर नोटबुक एंड सी क्या क्या लैप्स नहीं कर रहा है। एक लैप्स नहीं कर रहा है पॉइंट नंबर 2 मैंने जो बताया कि बिल्स पास्ड बाय लोकसभा बट व्हिच हैव नॉट बीन डिस्पोज्ड और पेंडिंग इन राज्यसभा ऑन द डेट ऑफ लैप्स करेंगे। अब लैप्स क्या नहीं कर रहा है? बिल्स ओरिजिनेटिंग राज्यसभा, बिल्स ओरिजिनेट कर रहा है राज्यसभा में ही पेंडिंग है, वह लोकसभा की यात्रा किया ही नहीं है, वह लैप्स नहीं हो रहा है। दूसरा लैप्स क्या नहीं कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट ने दोनों हाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया है और प्रेसिडेंट ने अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया है कि इस पे हम ज्वाइंट सिटिंग करेंगे, तो ये लोकसभा पेंडिंग कहां है? ये लैप्स नहीं कर रहा है। तीसरा लैप्स क्या नहीं कर रहा है? तीसरा लैप्स नहीं कर रहा है कि दोनों हाउसेस ने बिल को पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए भेज दिया है, ये भी लोकसभा में पेंडिंग नहीं है, इसलिए लैप्स नहीं कर रहा है। चौथा लैप्स क्या नहीं कर रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी चीज को, अब दोनों सदनों ने कोई चीज प्रेसिडेंट के पास भेज दी है, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन को भेज दिया है, ये भी लैप्स नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं लगता? ये फाइनलिटी को टच कर चुका है। तो आप एक अगर समझने की कोशिश करें तो बाय लार्ज वह चीजें लैप्स नहीं कर रही हैं जो चीजें लोकसभा में पेंडिंग नहीं है, जो लोकसभा में पेंडिंग है वह लैप्स कर रहा है। क्लियर? आदित्य क्लियर?
मोशन ऑफ थैंक्स अभी पेंडिंग नहीं होता है, और मोशन का मैंने जिक्र किया है कि सारे मोशन जो होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं। यह एक टफ चैप्टर है, इसको पढ़ना आसान नहीं होता है। पेंडिंग एश्योरेंसेस नहीं कहता, मैंने आपसे बताया ना, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं? देखो साथ में लिखा है पेंडिंग एश्योरेंसेस, लिखा तो मैंने। आस्तिक क्या है, आप थोड़ा सा कहीं कुछ पढ़ लो दो चार लाइन तो आप विद्वता दिखाने लगते हो। डोंट ट्राई टू शो ऑफ। आई सी यू नंबर ऑफ टाइम्स कि आप एक कोई चीज जानते हो उसको शो ऑफ करने लगते हो। ट्राई टू लर्न, नॉट टू शो ऑफ। मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पेंडिंग होता है, अगर पेंडिंग हो तो लैप्स ही करेगा। मैंने बोला ना कि सारे मोशन जो है वो लैप्स करते हैं। आप पॉइंट नंबर 7 देखिए ना, अदर बिजनेस पेंडिंग लोकसभा मोशंस, रेजोल्यूशंस, अमेंडमेंट, सप्लीमेंट ड्राफ्ट कौन है इसको? ये मोशन लिखा तो है यहाँ पे। मोशन ऑफ थैंक्स पेंडिंग नहीं होता है, वो तो शुरू होता है। अगर पेंडिंग होगा तो लैप्स करेगा। बॉटम लाइन क्या है कि जो कुछ भी लोकसभा में पेंडिंग है वह लैप्स करता है, बॉटम लाइन है। अब एश्योरेंस वाला एक एक्सेप्शन कर सकते हैं कि जो पेंडिंग एश्योरेंसेज हैं वह लैप्स नहीं करते हैं। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? बंद कर दो।